गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने कैपिटल गेन्स में एक तो लास्ट में 50AA करके सेक्शन डिस्कस किया था, जहाँ पे 3 असेट्स हैं कि अगर आपके पास यूनिट्स है ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, दूसरा आपके पास है मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स, और तीसरा आपके पास है अनलिस्टेड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। तो फिर वो 3 असेट्स जब भी आप बेचोगे, जो भी गेन या लॉस आएगा दैट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। फिर उसके बाद डिप्रीशिएबल असेट। डिप्रीशिएबल असेट भी जब भी आप ट्रांसफ़र करोगे तो आपको जो भी गेन या लॉस आएगा वापस से वो हमेशा क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म। फिर उसके पहले हमने कंपलसरी एक्विजिशन पढ़ा था। कंपलसरी एक्विजिशन के अंदर कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपको इनिशियल कंपेंसेशन मिलता है, एंड समझो कि इनिशियल कंपेंसेशन मिल रहा है इन इंस्टॉलमेंट्स, तो आपको टैक्स कब लगेगा? ऑन रिसीट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। जब आपको पहला इंस्टॉलमेंट मिला तब एंटायर कॉम्पेंसेशन इज टैक्सेबल। फिर अगर आप लोगों को एनहांस कंपेंसेशन मिला है या एडिशनल कंपेंसेशन मिला है, और वो एनहांस या एडिशनल कंपेंसेशन मिला है ऑन द बेसिस आफ्टर पासिंग ऑफ फाइनल ऑर्डर, तो फिर जब जब एनहांस कंपेंसेशन मिला तब तक आपको टैक्स लग जाएगा। अगर आप लोगों को एनहांस कंपेंसेशन मिला है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरिम ऑर्डर, तो आपको टैक्स लगेगा इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज पास्ड। और अगर आप लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन कॉम्पेंसेशन, तो फिर आप लोगों को टैक्सेबल होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, रिसीव बेसिस पे टैक्स लगेगा, और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा वहां पे 50%। उसके पहले हमने डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी डिस्कस किया था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, रायट्स, एनीमी अटैक्स एंड फायर एक्सप्लोजन, ये 4 रीजंस के वजह से अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, आपको कैपिटल गेन्स हेड में टैक्स लगेगा। आपका एफपीओसी क्या होगा? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अगर इंश्योरेंस कंपनी से आप लोगों को असेट मिल रहा है तो उसकी मार्केट वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको पता होगा, होल्डिंग पीरियड डेट ऑफ एक्विजिशन से लेते हैं डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन तक। आपका ईयर ऑफ ट्रांसफर होगा ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन, और आपको टैक्स लगेगा इन द ईयर इन विच क्लेम इज रिसीव। चलो, अब आज हम लोगों को स्टार्ट करना है विथ नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर। अब नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर में पहले अपने को डिस्कस करना है सेक्शन 46 और फिर डिस्कस करना है 47। सो जितने भी नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर्स हैं वो सारी या तो सेक्शन 46 में दी गई है या तो 47 में दी गई है। पहले स्टार्ट करते हैं विथ सेक्शन नंबर 46। इसमें हमें 46(1) पढ़ना है, 46(2) पढ़ना है, सेक्शन 222C करके वो भी डिस्कस करना है। अब जो सेक्शन मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूं, ये सेक्शन प्रैक्टिकली देखने जाएंगे ना, प्रैक्टिकली, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ थ्योरी में ज़्यादा है प्रोविजन, प्रैक्टिकली ये प्रोविजन का इतना रेलेवेंस नहीं है। पहले मैं आपको प्रोविजन एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों प्रैक्टिकली ये पॉइंट रेलेवेंट नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले, ये सेक्शंस एक्सप्लेन करने से पहले आप हेडिंग देखो क्या है, इट्स अ नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर। मतलब क्या, यहाँ पे आपका असेट ट्रांसफर हो रहा होगा लेकिन आपको कैपिटल गेन्स में टैक्स नहीं लगेगा। इट्स अ नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर। अब यहाँ पे जो सेक्शंस है वो है सेक्शन 46 सबसेक्शन 1, 46 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 222C। अब ये प्रोविजन स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों को एक और चीज़ एक्सप्लेन करनी है। पहले मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, फिर ये प्रोविजन स्टार्ट करता हूँ। अब आप लोगों ने डिविडेंड वर्ड पढ़ा होगा, डिविडेंड। अब डिविडेंड जो है ये क्या होता है कि कंपनी आज प्रॉफिट कमाती है, जो भी कंपनी के प्रॉफिट बच जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, जब वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के बीच में
डिवाइड किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। नाम से ही पता चलेगा तुम्हें, डिवाइड एंड एंड। So the profits which are left at the end of the year, when those profits gets divided amongst the shareholder, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड जो है ना, डिविडेंड, इसका मैं आपको थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड दूं, पास्ट की बात करूं, तो डिविडेंड के केस में क्या हुआ था कि आज समझो एक कंपनी है, उसमें समझो कि 50 लाख शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी जब भी डिविडेंड देती थी, किसको? शेयर होल्डर्स को। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया था कि कंपनी, यू आर लायबल टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। हु इज लायबल टू पे? कंपनी इज लायबल टू पे। एंड शेयर होल्डर जो है ना, शेयर होल्डर, उसके हाथ में यही डिविडेंड क्या हो जाता था? एग्जेम्प्ट। शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड एग्जेम्प्ट था, एंड कंपनी जो है उसको क्या लगता था? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब ऐसा प्रोविजन क्यों बनाया था? क्योंकि अंडरस्टैंड, आज समझो एक कंपनी में, जैसे मैंने आपको बोला, 50 लाख शेयर होल्डर है। ये कंपनी डिविडेंड दे रही है 50 लाख शेयर होल्डर को, जो उनके लिए इनकम है। तो आज इट इज इजी टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम वन पर्सन देन टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम एन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। तो आज 50 लाख शेयर होल्डर से टैक्स कलेक्ट करने से अच्छा है हम एक कंपनी से टैक्स कलेक्ट कर लें, तो इजी हो जाएगा टैक्स कलेक्शन। अब क्या हुआ कि ये जो रेट रखा था, किसका? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का जो रेट रखा था, वो रेट था 20.358%। क्या रेट था? 20.358%। रफली आप समझो ना, 20% रेट था। अब गवर्नमेंट ने क्या देखा कि जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, 99.99% उन सबकी इनकम 15-20 लाख तो होती है। क्योंकि आज अगर कोई पर्सन 2-3 लाख रुपया कमा रहा है, क्या वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा? तो आंसर इज नो, वो कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करने वाला है। सो आज उसकी इनकम कम से कम 2 से 3, मतलब कम से कम इनकम उसकी 10-15 लाख होगी। 10-15 लाख इनकम होगी तभी वो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है। सो पैसा इन्वेस्ट करता कौन है? जिसकी इनकम थोड़ी सी ज्यादा है। तो अब क्या हो चुका, गवर्नमेंट ने ये देखा कि अगर हम डिविडेंड को कंपनी के हाथ में जो टैक्स कर रहे हैं और कंपनी को बोल रहे हैं कि कंपनी यू आर लायबल टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इससे अच्छा हम यही टैक्सेबिलिटी शेयर होल्डर के हाथ में डाल दें, तो यही डिविडेंड पे शेयर होल्डर को टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 30%। तो इधर 20 मिल रहा है कंपनी के हाथ में से, उधर 30 मिल रहा है। तो इससे अच्छा एक काम करते हैं ना, टैक्सेबिलिटी को हम शेयर होल्डर के हाथ में ही डाल देते हैं। तो 1920 जो ईयर था, तब तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कॉन्सेप्ट रखा था। 2021 ऑनवर्ड्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया और बोल दिया अब से डिविडेंड शेयर होल्डर को क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। सो पहली चीज याद रखना, डिविडेंड जो है वो अब से टैक्सेबल है टू शेयर होल्डर्स। हम शेयर होल्डर जो है उसको टैक्स लगाएंगे। अब हमें पहला पॉइंट जो यहां पे डिस्कस करना है वो क्या है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड देना, इसका मतलब क्या है? तो तुम समझो, आज अगर ये कंपनी का बैलेंस शीट है, इधर तुम्हें दिख रहा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कुछ अमाउंट होगा। कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी ना, डिक्लेयर, तो क्या एंट्री पास करेगी? रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल अकाउंट। मतलब तुम समझ रहे हो? तो इधर से पैसा हमने निकाल के एक अलग से अकाउंट बनाया, डिविडेंड पेएबल अकाउंट, और फिर दूसरा एंट्री पास हुआ, डिविडेंड
पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इधर आपका जो भी बैंक बैलेंस होगा कहने से वो अब कम हो जाएगा और ये डिविडेंड पेएबल अकाउंट जो है वो हट जाएगा। तो एट द एंड अगर तुम एंट्री देखोगे तो डिविडेंड पेएबल एंड डिविडेंड पेएबल कट हो गया। तो एंट्री क्या आया? रिजर्व्स एंड सरप्लस टू बैंक। इसका मतलब क्या? अगर कोई तुम्हें पूछे व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, distribution of dividend means distribution of reserves and surplus. So what is a distribution of dividend? It is a distribution of reserves and surplus. कंपनी रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रही है, इसका मतलब कंपनी डिविडेंड दे रही है। अच्छा, डिविडेंड पे आपको टैक्स कौन से हेड में लगेगा? टैक्स अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस हेड में टैक्स लग जाएगा। अब आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जो डिविडेंड है वो या तो इंटरिम डिविडेंड हो सकता है या तो फाइनल डिविडेंड हो सकता है। अब डिविडेंड इट कैन बी इंटरिम और फाइनल, प्लस डिविडेंड जो है ना, इनकम टैक्स एक्ट में उसको डिफाइन किया है अंडर सेक्शन 222। अब इसके अंदर टोटल 6 सब क्लॉज है, 6। 222A, 222B, 222C, D, E एंड F। सो डिविडेंड को ये सारे सेक्शंस में डिफाइन किया गया है, 222A, B, C, D, E एंड F। So पहले तो what is the distribution of dividend? Distribution of dividend means a distribution of, and dividend can be either interim or it can be final or it can be covered by 222A to 222F। अब हमें इसमें से 222C, 222E एंड 222F ये 3 सेक्शंस हम लोगों को डिस्कस करने हैं। 222C, 222E एंड 222F। अब ध्यान देना, अब आ रहा है अपना सेक्शन नंबर 46 सबसेक्शन 1, 46 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन नंबर 222C। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? कंपनी का बंद होना। सो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का मतलब है कंपनी का बंद होना। कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है। अब ध्यान से सुनो, समझो एक कंपनी है, ये कंपनी बंद हो रही है तो कंपनी गया इन लिक्विडेशन। अगर कंपनी ने लिक्विडेशन के वक्त कोई भी असेट किसको दिया? बोलो, शेयर होल्डर को। कंपनी बंद हो रही है और कंपनी ने लिक्विडेशन के वक्त अगर कोई भी असेट ट्रांसफर किया, किसको? शेयर होल्डर को। तो कंपनी जो है ना, कंपनी, उसको क्या बोला गया कि ऑन ट्रांसफर ऑफ असेट by company to shareholders at the time of liquidation is not taxable। ये लिखा है सेक्शन नंबर 46 सबसेक्शन 1 में। तो सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है कि कंपनी जब भी आप बंद हो रहे हो तो जो भी असेट आप किसको देने वाले हो? शेयर होल्डर को। तो ये तुम्हारे हाथ से असेट जा रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है असेट। हम आपको कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्स नहीं लगाएंगे। सो ट्रांसफर ऑफ असेट बाय कंपनी टू शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इज अ नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर।
तुम समझो यहाँ पे कंपनी कोई कैपिटल गेन्स की इनकम भी नहीं कमाना चाहती है, क्योंकि कंपनी तो क्या है, बंद हो रही है, तो अभी जिसके वो असेट्स है कहने से कंपनी उसको वापस कर रही है। आ रहा है समझ में आप लोगों को? सो अब तुम समझो, on transfer of asset by company to shareholders at the time of liquidation, company is not liable to pay tax. बट जब कंपनी बंद हो रही है तो शेयर होल्डर जो है ना, शेयर होल्डर वो क्या करेगा, तो कहने से उसके पास होंगे कंपनी के शेयर्स, तो वो शेयर्स वापस करेगा। तो अब तुम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स by shareholder to company, why this word transfer is used? Because there is relinquishment. relinquishment का मतलब है सरेंडर कर देना। so on transfer of shares by shareholder to company at the time of liquidation, कहने से शेयर होल्डर आपको है ना, आपको ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 46 सबसेक्शन 2। तो शेयर होल्डर आपको ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगा एंड कंपनी आपके हाथ में यही ट्रांजैक्शन नॉन टैक्सेबल होगा। सो सेक्शन 46(1) क्या बोल रहा है कि कंपनी आप असेट दे रहे हो बट आपका यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है कि आप कैपिटल गेन्स की इनकम कमाओ, इसीलिए कंपनी आपको टैक्स नहीं बट शेयर होल्डर को टैक्स क्यों लग रहा है, क्योंकि वो शेयर सरेंडर कर रहा है, तो इसीलिए हम शेयर होल्डर आपको टैक्स लगाएंगे, ये दिया है 46(2) के अंदर। अब अपन यही चीज को समझते थ्रू एन एग्जाम्पल। ध्यान देना, ये जो है कंपनी का बैलेंस शीट है, ये कंपनी में 2 शेयर होल्डर हैं, देव एंड आर्यन। दोनों के पास फेस वैल्यू 2 लाख के शेयर्स हैं और दोनों की जो कॉस्ट है वो है 2.2 लाख एंड 1.8 लाख। कॉस्ट तो अलग अलग हो सकती है, जब आपने शेयर्स अक्वायर किए तब जो अमाउंट पे किया होगा दैट इज योर कॉस्ट। अब ये कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो है 4 लाख रुपया, जिसमें से आधा देव आपके पास है और आधा आर्यन के पास है। मतलब देव और आर्यन के पास, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, नंबर ऑफ शेयर्स आर इक्वल। ये कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस है 2.2 लाख का। ये कंपनी के पास एक असेट है 3.2 लाख का और कंपनी के पास बैंक में बैलेंस है 3 लाख का। तो अगर तुम देखोगे तो कंपनी का बैलेंस शीट 6.2 लाख पे टैली हो गया। अब जब भी कंपनी क्या होता है, बंद, तो कंपनी क्या करेगा, एक एक लायबिलिटी को सेटल करता जाएगा। तुम देखोगे तो लायबिलिटी में मैंने कोई आउटसाइड लायबिलिटी रखी ही नहीं है, सारा शेयर होल्डर ही लायबिलिटी है, क्योंकि दिस शेयर कैपिटल बिलोंग्स टू शेयर होल्डर, इवन रिजर्व्स एंड सरप्लस आल्सो बिलोंग्स टू शेयर होल्डर, तो सब कुछ शेयर होल्डर का ही पैसा है। अब ये कंपनी जा रहा है इन लिक्विडेशन। अब जब कंपनी लिक्विडेशन में गया तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी के बुक्स में क्या होगा, तो कंपनी के बुक्स में एंट्री पास होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। तुम समझो जितनी भी लायबिलिटीज है उन सबको डेबिट किया जाएगा और जितने भी असेट्स है वो क्रेडिट। शॉर्ट में हम कंपनी के बुक्स क्लोज कर रहे हैं। तो अभी कंपनी ने ये एंट्री पास की 4 लाख, 2.2 लाख, 3.2 लाख एंड 3 लाख। अच्छा, अब ये वाला जो असेट है ना, असेट जो कंपनी के पास है, इसका मार्केट वैल्यू 8 लाख था। तुम तो बैलेंस शीट में तो कहने से जितने पे अक्वायर किया होगा असेट वो लिखोगे, मार्केट वैल्यू कैन बी डिफरेंट। अब ये एंट्री जब कंपनी ने पास की, इसका मतलब कंपनी की बुक्स क्या हो गई, बंद, बैलेंस शीट क्लोज हो गई ना। अब ये एंट्री का मीनिंग समझो क्या है।
ये एंट्री का मीनिंग है कि ये शेयर कैपिटल किसका पैसा है, शेयर होल्डर का। रिजर्व्स एंड सरप्लस किसका पैसा है, शेयर होल्डर का। कंपनी ने यही पैसा शेयर होल्डर को दिया, कैसे दिया, बाय ट्रांसफरिंग असेट एंड बाय ट्रांसफरिंग बैंक। आज ये कंपनी ने शेयर होल्डर को असेट दे दिया, आज ये कंपनी ने शेयर होल्डर को बैंक दे दिया और बोला भाई तेरा शेयर कैपिटल और तेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस ले ले। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझो। यहां पे तुम देख रहे हो कहने से कंपनी के हाथ से असेट जा रहा है। नाउ एज पर सेक्शन 46 सबसेक्शन 1, कंपनी इज नॉट लायबल टू पे टैक्स। कंपनी को टैक्स नहीं लगेगा ऑन ट्रांसफर ऑफ असेट। अब ये सेक्शन क्या बोल रहा है कि अगर कंपनी ने कोई असेट ट्रांसफर किया, किसको, शेयर होल्डर को, तो कंपनी जो है उसको हम टैक्स नहीं लगाएंगे, कंपनी जो है उसको हम टैक्स नहीं लगाएंगे। तो ये देखो असेट गया तो कंपनी इज नॉट लायबल टू पे टैक्स, कंपनी जो है इज नॉट लायबल टू पे टैक्स। सो इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी को कोई टैक्स नहीं लगेगा, कंपनी इज नॉट लायबल टू पे टैक्स। अब क्या हो गया, अब तुम समझो, अब दो शेयर होल्डर थे, तो कंपनी एंड यहां पे एक शेयर होल्डर है देव, कंपनी एंड दूसरा शेयर होल्डर है आर्यन। अब कंपनी क्या करेगा, तो कंपनी जो है वो देव को असेट भी दे देगा प्लस जो बैंक में बैलेंस है वो भी दिया जाएगा। एंड ये जो कंपनी आर्यन को असेट भी देगा प्लस बैंक में जो बैलेंस है वो भी दिया जाएगा, बराबर। कंपनी असेट प्लस बैंक दे रहा है देव को, कंपनी असेट प्लस बैंक दे रहा है आर्यन को। तुम समझो दोनों है ना, दोनों इक्वल शेयर होल्डर है कंपनी में, ये दोनों इक्वल शेयर होल्डर है, तो दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। तो अब ये आर्य देव को असेट मिलेगा, कंपनी के बुक में उसकी वैल्यू 1.6 लाख होगी, 3.2 का असेट है। बट तुम्हें समझ में आ रहा है आर्यन के लिए कंपनी के बुक में क्या वैल्यू है, उससे क्या फर्क पड़ता है। असेट जो मिला देव क्या देखेगा, मुझे असेट मिला, उसके लिए फायदा कितना हुआ 4 लाख का, एंड प्लस उसको बैंक बैलेंस मिलेगा 1.5 लाख का, आधा आधा मिलेगा, ये आधा और ये आधा। अब सेम चीज आर्यन को भी 4 लाख और 1.5 लाख का असेट और बैंक मिलेगा। अब तुम समझो देव जो है ना, देव उसके लिए जो टोटल इनफ्लो हो गया, टोटल इनफ्लो जो कंपनी से उसको टोटल फायदा हुआ वो है 5.5 लाख का। कैसे आया 5.5 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ असेट, जो असेट आया उसकी मार्केट वैल्यू प्लस जो भी बैंक बैलेंस था वो दोनों को ऐड किया। तुम समझो अगर मैं तुम्हें ये असेट दे रहा हूं, अभी मैं तुम्हें ये असेट दे रहा हूं, अगर ये असेट मेरे लिए 1 लाख की वैल्यू है, मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, तो तुम थोड़ी ये देखोगे कि सागर के बुक्स में असेट की वैल्यू क्या है, तुम तो ये देखोगे कि आज की इसकी वैल्यू क्या है, उतना फायदा। अभी आज की इसकी वैल्यू 80,000 है, तो तुम बोलोगे तुम्हारा फायदा 80,000 हुआ। तो तुम्हें 4 लाख का असेट मिला प्लस 1.5 लाख रुपया मिला, तो तुम्हारा फायदा कितना हुआ 5.5। अब देव 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 आपने क्या किया था, तो आपने कहना से ये टाइम पे कंपनी को शेयर सरेंडर कर दिए, एंड ऑन सरेंडर ऑफ शेयर्स कहना से आपको असेट एंड बैंक मिला। अब मैं क्या बोल रहा हूं, असेट एंड बैंक मिला, असेट एंड बैंक मिला, ये आपको दो चीजें मिली, ये दो चीजें आपको मिली देव। ये दो चीजें क्या है, कहने से ये और कुछ नहीं है, ये एक तो शेयर कैपिटल है और दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस है। मतलब कंपनी का जो शेयर कैपिटल था वो कंपनी ने आपको दिया, कंपनी का जो रिजर्व्स एंड सरप्लस था वो आपको दिया। तो आप लोगों को रिजर्व्स मिला, आप लोगों को शेयर कैपिटल मिला, आपको शेयर कैपिटल मिला, आपको रिजर्व्स मिला। अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ये 5.5 लाख और कुछ नहीं है, दिस इज शेयर कैपिटल प्लस, तो इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर कहने से रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इंक्लूडेड है ना। और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बोला व्हाट इज डिविडेंड, कहने से इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसका मतलब ये 5.5 लाख जो है कहने से हमें सारा का सारा सरेंडर ऑफ शेयर्स के लिए नहीं मिला है, ये शेयर्स के लिए भी मिला है प्लस जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है उसके लिए भी मिला है। तो अब हम क्या करेंगे पता है, ये 5.5 लाख को बाइफरगेट करेंगे। कितना पैसा हमें मिला है फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो हमें मिला है 1.1 लाख।
कैसे आया 1.1 लाख? 2.2 लाख रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइड बाय 2, तो 1.1 लाख हमें मिला है फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, और इसको 1.1 लाख को आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा अंडर अदर सोर्सेस। ये अदर सोर्स में टैक्स हो जाएगा, और जो बैलेंस पैसा आपके पास बचा दैट इज 4.4 लाख, वो बन जाएगा आपका एफवीओसी, क्योंकि आपने शेयर सरेंडर किए, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देव आपने ये शेयर्स कितने में खरीदे थे? 2.2 लाख में, तो 2.2 लाख यहां से माइनस करो, जो भी बचा दैट इज योर कैपिटल गेन्स। थोड़ा सा और दिमाग चलाओ, आर्यन के बुक्स में भी सब कुछ सेम ही होगा, सिर्फ एक ही चेंज आएगा, आर्यन की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस 1.1 लाख टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस, एंड जो बैलेंस बच गया एफवीओसी 4.4 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1.8 लाख, बैलेंस इज योर कैपिटल गेन्स। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये चीज है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोली, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम समझो ये चीज में वो लोग बोल रहे हैं कि इफ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स असेट टू शेयर होल्डर देन कंपनी इज नॉट लायबल टू पे टैक्स। अब प्रैक्टिकली क्या होता है पता है? कंपनी नेवर डिस्ट्रीब्यूट्स असेट्स टू शेयर होल्डर्स। व्हाई? इफ सपोज इन अ कंपनी देयर आर 10 लाख शेयर होल्डर्स एंड देयर इज ओनली वन असेट, अरे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी? कंपनी के पास एक लैंड है और 10 लाख शेयर होल्डर है, कैसे ये 10 लाख शेयर होल्डर को ये लैंड दी जाएगी? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज पॉसिबल कब होती है? व्हेन द कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स वहां पे होते हैं 3 या 4, तो उधर असेट आप दे सकते हो, पर असेट भी वैसा होना चाहिए जो डिवाइड हो सके अमॉन्ग शेयर होल्डर। तो प्रैक्टिकली अगर आप मुझे बोलोगे तो कंपनी नेवर डिस्ट्रीब्यूट्स असेट्स टू शेयर होल्डर, कंपनी पहले हर एक असेट बेचती है, और अगर कंपनी ने हर एक असेट बेचा तो कंपनी को ही कैपिटल गेन्स में टैक्स लग जाएगा, फिर 46(1) आएगा ही नहीं। आया समझ में? अच्छा, इसमें ही और एक स्टेप मैं आगे लेके जाता हूं। देव आपको बैंक ये कंपनी से क्या क्या मिला? एक तो असेट मिला कितने का? 4 लाख का, और दूसरा आपको 1.5 लाख का बैंक बैलेंस मिला। बैंक बैलेंस है आपके पास। अब आपने क्या किया देव? आपने समझो कल उठ के ये असेट किसी को ट्रांसफर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स। कौन सा असेट? दिस असेट वॉज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। जो लिक्विडेशन के वक्त असेट मिला था वो आपने देव किसकी को तो बेच दिया कल उठ के, और आपको यहां से उसने क्या पे किया? कंसिडरेशन कितना? 10 लाख का। तो अब देव आपके लिए एफईओसी क्या हो जाएगी? तो आपके लिए एफईओसी हो जाएगी 10 लाख, एंड आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी 4 लाख। क्यों 4 लाख? क्योंकि 4 लाख पे ऑलरेडी आपने टैक्स भर दिया। ये 1.5 लाख तो आपके पास अभी भी पड़ा ही है, वो थोड़ी इधर ट्रांसफर किया है आपने, ट्रांसफर सिर्फ ये असेट किया है। तो 4 लाख पे आपने ऑलरेडी टैक्स भर दिया है, तो अभी कितने पे भरो? 6 लाख पे और भरो। आया समझ में? एक लास्ट पॉइंट, ये सब जो मैंने आपको सिखाया ये सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ये सब यहां पे जो लिखा है ये सब सेक्शन 46(2) प्लस 222(c) में दिया हुआ है। ये सब शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो डिविडेंड आया ना अदर सोर्स में, वो आएगा अंडर 222(c). ये जो डिविडेंड आया वो आएगा अंडर 222(c). बैठ रहा है आपके दिमाग में? बैठ रहा है? 46(2) एंड 222(c) शेयर होल्डर के हाथ में। अब एक लास्ट पॉइंट, ये शेयर होल्डर जो है ना, शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर, इनके लिए व्हाट विल बी द ईयर ऑफ ट्रांसफर? सो इट विल बी द ईयर ऑफ लिक्विडेशन। मतलब जिस साल में कंपनी लिक्विडेट हुई आपको शेयर सरेंडर करने पड़ेंगे। बट देव आपको टैक्स कब लगेगा?
तो इट विल बी द ईयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जिस साल में कंपनी ने आपको असेट दिए वो टाइम पे आपको टैक्स लगेगा। अब ऐसा हो सकता है कि कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए, समझो गई इन द मंथ ऑफ मार्च, और असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते करते उनको मई मंथ आ गया, तो तुम्हें समझ में आ रहा है तुम्हारा पूरा प्रीवियस ईयर ही चेंज हो जाएगा। तो लिक्विडेशन हुआ था मार्च में एंड असेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए इन मई में, तो आपको टैक्स डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर में लगेगा। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो दिस विल बी योर फोर्थ एक्सेप्शन टू द रूल ईयर ऑफ ट्रांसफर इज ईयर ऑफ टैक्स। पहला एक्सेप्शन था कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, वहां पे तुम्हें टैक्स लगेगा इन द ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। फिर दूसरा था डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, वहां पे तुम्हें टैक्स लगेगा इन द ईयर इन विच क्लेम इज रिसीव्ड। थर्ड था कंपल्सरी एक्विजिशन, एंड ये है फोर्थ लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। आपको ये समझा प्रैक्टिकली ये सेक्शंस रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली कंपनी नेवर डिस्ट्रीब्यूट्स असेट्स टू शेयर होल्डर। कंपनी पहले सारे असेट्स बेचती है और फिर शेयर होल्डर को पैसा देती है। सो ये आपका सेक्शन कंप्लीट हुआ 46(1), 2 एंड 222C। चलो ये पहले लिख लेंगे आप लोग। चलो बढ़ते हैं आगे। अब अपना सेक्शन 46 कंप्लीट हो गया। अब जितने भी नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर्स है वो सारी सेक्शन 47 में दी है। 47 में रफली 33 जितनी कुछ नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर्स हैं। आप लोगों को 7 या 8 पढ़नी है। स्टार्ट करते पहला नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर। अब पहला नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर जो है वो है पार्टीशन ऑफ HUF। बोलो क्या है पहला नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर? पार्टीशन ऑफ HUF। अब समझो कि कंपनी जब बंद होती है
तो हम वर्ड यूज करते हैं लिक्विडेशन। अगर एक पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो हम वर्ड यूज करते हैं डिसोल्यूशन। बट जब एक एचयूएफ बंद होता है ना तो हम वर्ड यूज करते हैं पार्टीशन। तो पार्टीशन ऑफ एचयूएफ का मतलब क्या? इट इज सिमिलर टू योर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। कि अब एचयूएफ बंद हो रहा है, वहां पे कंपनी बंद हो रही थी, यहां पे एचयूएफ बंद हो रहा है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज मैंने आपको पढ़ा दिया, पार्टीशन अभी हम डिस्कस करेंगे, डिसोल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है। अब ये प्रोविजन क्या है, ध्यान से सुनना। अगर एक एचयूएफ है, एचयूएफ अगर कोई भी असेट ट्रांसफर करता है किसको? मेंबर को। और कब ट्रांसफर करता है? एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के वक्त अगर एचयूएफ असेट ट्रांसफर करता है टू अ मेंबर, तो अब प्रोविजन क्या है कि ऑन ट्रांसफर ऑफ असेट, एचयूएफ ऑन ट्रांसफर ऑफ असेट बाय HUF to member at the time of partition, there will be no tax. So जब भी HUF कोई भी असेट देगा किसको? मेंबर को। कब? पार्टीशन के टाइम। वो टाइम पे हम HUF को कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। एंड तुम समझो, मेंबर्स को भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स टू मेंबर्स ऑल्सो। क्यों? क्योंकि तुम समझो ये लोग कोई शेयर सरेंडर नहीं करने वाले, तो कोई किसी को भी टैक्स नहीं लगेगा। सो सेक्शन 47 जो है वो तो सिर्फ एचयूएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है कि एचयूएफ जब भी आप असेट दोगे मेंबर्स को, ये असेट मेंबर्स के ही थे जो आप उनको दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको कोई कैपिटल गेन्स की इनकम कमाना नहीं है, तो इसीलिए हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन अब इसी पॉइंट को हम आगे लेके जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब आपके यहाँ पे एक केस लॉ आने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना कि एचयूएफ ने अगर असेट किसको ट्रांसफर किया, बोलो? मेंबर्स को। तो HUF is not liable to pay tax and even members are not liable to pay tax. बट यही असेट अगर समझो कल उठ के मेंबर ने किसी और को बेचा, समझो मिस्टर एक्स को बेच दिया, और यहां से कंसिडरेशन आया, तो क्या ये टैक्सेबल होगा? तो अब ये टैक्सेबल होगा। अब क्वेश्चन क्या आता है, टैक्सेबल होगा तो होगा किस तरह से टैक्सेबल? सब चीजों का अभी आंसर करना है आपने। तो मैं आपको दो केसेस करवाऊंगा। पहला केस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा प्रोविजन क्या है, दूसरा केस आप मुझे सॉल्व करके दोगे। समझो एक एचयूएफ है जिसने एक असेट खरीदा जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपया थी। यह असेट एचयूएफ ने 2-3 में खरीदा था। यही असेट एचयूएफ ने अपने मेंबर को दे दिया इन अ ईयर 14-15। मार्केट वैल्यू वो टाइम पे 50 लाख रुपया थी असेट की। मेंबर ने वही असेट कल उठ के बेचा मिस्टर एक्स को, और ये जो असेट बिका मिस्टर एक्स को, ये बिका समझो 20 जून 2024 को, और मिस्टर एक्स से मेंबर को कंसिडरेशन मिला 2 करोड़ का। 2 करोड़ का कंसिडरेशन मिला है। अब तुम समझो इन अ ईयर 14-15 जब असेट एचयूएफ ने मेंबर को दिया, तो इसको भी देयर विल बी नो टैक्स और इधर भी देयर विल बी नो टैक्स।
बट इन अ ईयर 24 25 कहने से मेंबर जो है उसको टैक्स लग जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। चलो पहले तो बहुत सिंपल क्वेश्चन का आंसर करना है अपने को। मेंबर के लिए एफवीओसी क्या हो जाएगा? तो मेंबर ने यह सेट 2 करोड़ में बेचा है तो वो उसका एफवीओसी। मेंबर के लिए होल्डिंग पीरियड क्या होगा? अब ध्यान से सुनना, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया क्या कि ट्रांसफर ऑफ असेट बाय एचयूएफ टू मेंबर इज नॉट टैक्सेबल। सो अगर एचयूएफ ने असेट किसको दिया है? मेंबर को दिया है, तो हम टैक्स नहीं लगाएंगे। सो एचयूएफ यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स। अब मेंबर जो है ना, मेंबर उसने जब बेचा तो हम टैक्स लगाएंगे। अब प्रोविजन क्या है समझना, प्रोविजन ऐसा है कि मेंबर्स हम तुझे टैक्स तो लगाएंगे लेकिन हम तुझे टैक्स रेट्रोस्पेक्टिवली लगाएंगे। Now when I say retrospective, इसका मतलब क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हें ऐसा समझना है कि this asset is not sold by members, this asset is sold by HUF only। मतलब अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो ये असेट एचयूएफ ने 10 लाख में खरीदा था और मेंबर को दिया था, तब उसकी वैल्यू 50 लाख थी, और अब मेंबर ने कल उठ के बेचा तो 2 करोड़ में बेचा, तो अब लॉजिकली तो 2 करोड़ में से 50 लाख माइनस करना चाहिए, बट ये लोग बोल रहे हैं ऐसा हम नहीं करेंगे। जो टैक्स एचयूएफ ने भरा नहीं था, जो हमने एचयूएफ को एग्जम्पशन दिया था, नाउ दैट एग्जम्पशन विल गेट विथड्रॉन एंड हम अब मेंबर को टैक्स लगाना स्टार्ट करेंगे। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, ट्रांसफर ऑफ असेट बाय एचयूएफ टू मेंबर इज अ नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर, बट इट्स अ टेम्पररी नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर। एचयूएफ ने जब असेट मेंबर को दिया ना, टेम्पररी, अभी टैक्स नहीं लगा रहे, तो टैक्स कब लगाएंगे? जब मेंबर बेचेगा ना, तब हम सब पे टैक्स लगा देंगे। तो इसीलिए अब आपका जो होल्डिंग पीरियड है ना, होल्डिंग पीरियड किसका? होल्डिंग पीरियड मेंबर का होल्डिंग पीरियड, वो स्टार्ट होगा फ्रॉम अ ईयर 2-3 और वो एंड होगा ऑन 19th जून 24, दैट इज 24-25। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको होल्डिंग पीरियड ऑफ एचयूएफ प्लस होल्डिंग पीरियड ऑफ मेंबर दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको होल्डिंग पीरियड प्रीवियस ओनर का प्लस होल्डिंग पीरियड करंट ओनर का दोनों को ऐड करके चेक करना है। अब इससे क्या पता चल गया तुम्हें? इससे पता चल गया कि असेट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। अच्छा, अब असेट लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट माइनस करोगे कि उसको इंडेक्स करोगे? इंडेक्स, क्योंकि असेट हमने बेचा है 20 तारीख को, तो अब इसको हम, अब देखना, अब बराबर से समझना, अब हम माइनस करेंगे आईसीओए। व्हाट इज आईसीओए? तो इट इज सीओए मल्टीप्लाई बाय सीआईआई ऑफ ईयर ऑफ डिवाइड बाय सीआईआई ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। अब क्वेश्चन यहां आ रहा है, व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? तो मेंबर के लिए कॉस्ट क्या लेंगे? कॉस्ट, तो कहना इसे मेंबर के लिए कॉस्ट हो जाएगी 10 लाख रुपया, दैट इज कॉस्ट टू एचयूएफ, दैट इज कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। तो अब ध्यान से सुनना, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेनी है। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई। क्या प्रॉब्लम? मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 363 से। क्या है 363? 24-25 का CII, डिवाइड कौन से ईयर के CII से करना चाहिए? डिवाइड कौन से ईयर के CII से करना चाहिए? बोलो। 2-3 के CII से। अब तुम पढ़ो यहां पे क्या लिखा है, यू डिवाइड बाय CII ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन, वापस से ईयर ऑफ एक्विजिशन, एंड अंडरस्टैंड। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है पता है? यहां पे लोग क्या बोल रहे हैं या प्रोविजन क्या बोल रहा है कि आपको हमें डिवाइड करना पड़ेगा यहां पे 14-15 का जो CII होगा ना उससे। वाई 14-15 का CII? क्योंकि मेंबर के लिए ईयर ऑफ एक्विजिशन इज 14-15, और 14-15 का अगर अपन CII देखने जाएंगे तो ये देखो, ये CII का टेबल है, 14-15 का 240 है, तो अपन यहां पे डिवाइड करेंगे कितने से? 240 से। 240 से डिवाइड करना पड़ेगा।
अब तुम समझ पा रहे हो? तो ये चीज है ना, ये चीज थोड़ा सा गलत जा रही है। क्यों? क्योंकि देखो, अपन ने कॉस्ट किसकी ली? कॉस्ट एचयूएफ की ली। होल्डिंग पीरियड भी कहने से एचयूएफ से काउंट किया, तो इंडेक्सेशन भी कहने से एचयूएफ से मिलना चाहिए। बट ये लोग बोल रहे हैं नहीं, फॉर्मूला में क्या लिखा है? सीआईआई ऑफ ईयर ऑफ एंड एक्विजिशन मेंबर के लिए कब हुआ है? 14-15 में। अब ये प्रोविजन के वजह से असेसी जो है ना, उसका हुआ है नुकसान। क्यों? अरे भाई, ज्यादा से डिवाइड हो रहा है। अगर हम समझो 2-3 के सीआईआई से डिवाइड करते तो वो था 105। सो 105 से अगर हम डिवाइड करते तो कहने से तुम्हारी इंडेक्स कॉस्ट बढ़ जाती। अभी 240 से डिवाइड कर रहे तो तुम्हारी इंडेक्स कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसमें असेसी का नुकसान है, बट यही एक्ट में लिखा है, हम कुछ कर नहीं सकते यहां पे। तो एक्ट क्या बोल रहा है देखो, होल्डिंग पीरियड में प्रीवियस ओनर और करंट ओनर दोनों का ऐड करो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की लो, लेकिन इंडेक्सेशन तो हम तुम्हें जब से असेट मेंबर को मिला तब से देंगे। थोड़ा सा अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करूं, समझो 2 मिनट के लिए कि ये पार्टीशन जो है ना, पार्टीशन के वक्त ये असेट जो मिला किसको? मेंबर को। वो मिला 14-15 के बदले, समझो 2 मिनट के लिए 15 मई 2024 को पार्टीशन हुआ और 20 जून को इसने असेट बेच भी दिया। मतलब पहले असेट अक्वायर 2-3 में हुआ था, 15 मई को पार्टीशन हुआ और 20 जून को असेट बेचा। अब तुम्हें समझ में आना चाहिए, अभी भी तुम्हारा होल्डिंग पीरियड सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि होल्डिंग पीरियड में प्रीवियस ओनर करंट ओनर ऐड करना पड़ेगा। तुम्हारा फॉर्मूला भी इंडेक्स कॉस्ट यही आएगा, बट इधर जब तुम 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 363 करोगे ना, डिवाइड बाय 363 होगा। क्यों? बिकॉज योर ईयर ऑफ एक्विजिशन इज 24-25। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, असेट लॉन्ग टर्म है, बट तुम्हें इंडेक्सेशन का वैसे देखने जाएंगे तो कोई बेनिफिट मिला ही नहीं। तो ये गलत तो हो रहा है एसएससी के पास, बट हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें इनकम टैक्स एक्ट में लिखी है। हाँ, इसमें फायदा गवर्नमेंट का है। चलो, अब और भी कुछ डिस्कस करना है, लेकिन उसके पहले और एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनो। समझो ये एचयूएफ है ना, एचयूएफ उसने कुछ कैपेक्स किया था इन अ ईयर 7-8, 4 लाख का। और मेंबर है ना, मेंबर उसने भी कुछ कैपेक्स किया था 1920 में 6 लाख का। व्हाट इज कैपेक्स? इट इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो अब वापस से अपने को तो ऐसा ही समझना है कि असेट इज सोल्ड बाय एचयूएफ, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी इंडेक्स करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या था? सीओआई मल्टीप्लाई बाय सीआईआई ऑफ ईयर ऑफ डिवाइड बाय सीआईआई ऑफ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। अब पहली इंप्रूवमेंट किसने करवाई थी? एचयूएफ ने, जो कौन है? प्रीवियस ओनर। कितनी थी इंप्रूवमेंट? 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइड बाय सीआईआई ऑफ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। तो 7-8 का सीआईआई क्या है? 129। तो डिवाइड करो बाय 129। और मेंबर जो है उसने इंप्रूवमेंट करवाई 6 लाख की, मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइड बाय, मेंबर ने कब करवाई? 1920। 1920 का सीआईआई क्या है? 289 डिवाइड बाय 289। मतलब अब तुम देखो, इंप्रूवमेंट के केस में ना, इंप्रूवमेंट के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंप्रूवमेंट के केस में जब इंप्रूवमेंट हुआ कहने से तब से आपको इंडेक्सेशन मिल रहा है। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है मुझे सिर्फ वो बताओ। प्रॉब्लम आ रही है ओनली इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट कब से मिल रहा है? जब से असेट मेंबर को मिला तब से। तो यहां पे बस प्रॉब्लम आ रही है, बाकी प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं है। अब एक केस हुआ था जहां पे एक लेडी ने यही चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट किया। लेडी ने क्या बोला कि आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें बोल रहे हो प्रीवियस ओनर की लेने के लिए, आप होल्डिंग पीरियड भी प्रीवियस ओनर का ऐड कर रहे हो और चेक कर रहे हो, तो आपको हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी प्रीवियस ओनर से देना चाहिए। अब यह केस गया था अप टू बॉम्बे हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता तो मैं डायरेक्टली वही पढ़ा देता, क्योंकि वही लॉ बन जाता है। यह हाई कोर्ट का डिसीजन है, और हाई कोर्ट ने वो लेडी को क्या बोला कि एक काम करो, आप 10 लाख
मल्टीप्लाई बाय 363 करो, दैट इज 2425 का CII, और डिवाइड करो 105 से, दैट इज 23 का CII। तो अब ये भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर आपको वो केस लिखना पड़ेगा, और केस का नाम था मंजूला जे शाह। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन था, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला कि असेसी यू कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। असेसी आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो, कब से? फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्विजिशन बाय प्रीवियस ओनर। जब से प्रीवियस ओनर ने असेट खरीदा, तब से आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो। सो ये कंक्लूजन है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है एट प्रेजेंट मंजूला जे शाह का केस 23 जुलाई के बाद तो रेलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि 23 जुलाई के बाद तो इंडेक्सेशन ही नहीं मिलेगा आपको। तो इंडेक्सेशन मिलेगा ही नहीं, तो वो खत्म हो गया केस। अब क्वेश्चन आता है, सर हमें एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में इंस्टीट्यूट हर एक क्वेश्चन सॉल्व करता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और फिर मंजूला जे शाह के ऊपर एक नोट आ जाती है। तो आप दोनों में से कुछ भी करो, आंसर राइट होगा। बट होता क्या है, जितना मैंने देखा है, आपको ये सब कुछ याद नहीं रहता है। पार्टीशन, ये एक्ट, ये मंजूला जे शाह, आप क्या करते हो? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन स्टार्टिंग से, इंडेक्सेशन स्टार्टिंग से, होल्डिंग पीरियड स्टार्टिंग से। तो इन शॉर्ट आप लोग बाय डिफॉल्ट मंजूला जे शाह ही फॉलो करते हो। आपको पता नहीं होता है, बट आप मंजूला जे शाह ही फॉलो करते हो। तो फॉलो मंजूला जे शाह, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक नोट डाल देना कि इंडेक्सेशन बेनिफिट इज फ्रॉम द डेट व्हेन असेट इज अक्वायर्ड बाय प्रीवियस ओनर। अब ये बैकग्राउंड के साथ ही अपने आगे के प्रोविजन सेट है सारे। समझ में आया आप लोगों को? अब इसके बाद आप लोगों को मैं एक सम दे रहा हूं, अभी लिखना नहीं है, पहले अपन ऊपर वाला प्रोविजन लिखेंगे, उसके बाद सिर्फ सम देख लो। HUF ने 1 जून 1992 को एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी 4 लाख की, प्लस ब्रोकरेज पे किया 2%। ये हाउस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 थी 15 lakhs, एंड इसकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी एज ऑन 1/4/2001 थी 14 lakhs। HUF ने कैपेक्स करवाया 96-97 में 3 लाख का, और 2007-8 में 5 लाख का। फिर HUF का पार्टीशन हुआ, और ये हाउस प्रॉपर्टी गया किसको? मेंबर को। ये टाइम पे असेट की मार्केट वैल्यू 50 लाख थी। ये तुम्हें समझ रहा है, 50 लाख सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। पार्टीशन हुआ इन 13-14। उसके बाद मेंबर जो है उसने एक कैपेक्स करवाया इन 16-17, समझो के 4 लाख का, और फिर मेंबर ने यही असेट मिस्टर एक्स को बेचा ऑन 20th जून 2024, और मेंबर को कंसिडरेशन मिला 3 करोड़ का। ये टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो थी प्रॉपर्टी की वो थी 3.6 करोड़, और मेंबर गया वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, एंड वैल्यूएशन ऑफिसर की जो वैल्यू थी वो थी 3.4 करोड़। ब्रोकरेज पे हुआ था 1% सेल के वक्त, एंड आप लोगों को अभी कंप्यूट करना है कैपिटल गेन्स। आपको पता ही है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल गेन आएगा? मेंबर के। जब मेंबर बेचेगा तब वो ट्रांजैक्शन तो नॉट टैक्सेबल है, बराबर। आपको इसमें मुझे आंसर दोनों देने हैं,
मंजुला जे शाह भी और इनकम टैक्स एक्ट भी। पहले तो आप लोग प्रोविजन लिख लेंगे। सेक्शन 47 नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर्स। क्या आ रहा है आंसर एज पर इनकम टैक्स एक्ट? 33,023 and as per Manjula J Shah 23। आया ये आंसर? यस, आर्यन ने थम्स अप कर दिया। साहिल, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2,94,33,023 and as per Manjula J Shah 2,66,61,023। बराबर। ब्रोकरेज याद रखना, ब्रोकरेज 1% ऑफ 3 करोड़ होगा। कल ही ऐसा सम करवाया था मैंने आपको। एंड ये वाली जो कैपेक्स है ये वाली तो मिलेगी नहीं 3 लाख। सिर्फ 5 लाख को इंडेक्स कर पाओगे, 4 लाख को इंडेक्स कर पाओगे और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तुम्हारी हो जाएगी 14। चलो बढ़ते आगे। सेकेंड नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर पे जाते हैं। सेकेंड नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर में थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है, ध्यान देना। अब सेकेंड नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर के अंदर 3 पॉइंट्स है, 3। पहला है गिफ्ट। मतलब क्या, अगर तुम कोई भी असेट ट्रांसफर करते हो बाय अ वे ऑफ गिफ्ट, मतलब आप किसी को भी असेट गिफ्ट दे देते हो, तो इट्स अ नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर, आपको टैक्स नहीं लगेगा। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल कि मिस्टर ए ने, समझो कोई असेट ट्रांसफर किया मिस्टर बी को। यह असेट की वैल्यू 1 CR है, कंसिडरेशन भी 1 CR ही मिला है। तो अब ये वाले केस में तो मिस्टर ए आपको कैपिटल गेन्स हेड में टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन्स हेड के अंदर टैक्स जो है वो लगेगा। सो 1 CR वैल्यू है और 1 CR कंसिडरेशन आया, कैपिटल गेन्स में टैक्स जो है वो लगेगा। कंसिडरेशन अगर आ रहा है ना तो टैक्स लगेगा। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को असेट ट्रांसफर किया जिसकी वैल्यू 1 CR है और कंसिडरेशन जो है वो है 80 लाख। वापस से टैक्स तो लगेगा। कंसिडरेशन आया मतलब मिस्टर ए यू आर लायबल टू पे टैक्स। तो अब क्वेश्चन आता है मिस्टर ए को टैक्स कब नहीं लगेगा। तो मिस्टर ए ने असेट मिस्टर बी को ट्रांसफर किया जिसकी वैल्यू 1 CR है और कंसिडरेशन में भी सामने से कुछ भी नहीं आया, तो मिस्टर ए जो है उसको कैपिटल गेन्स हेड में टैक्स नहीं लगेगा। तो कब आपको टैक्स नहीं लगेगा? जब आपको कंसिडरेशन मिल ही नहीं रहा है। कंसिडरेशन मिल रहा है, फिर वो एडिक्वेट हो या इनएडिक्वेट हो, आपको टैक्स तो लगेगा ही। अच्छा, इधर मिस्टर ए का जो FVOC है, कहना से वो तो 1 CR ही हो जाएगा।
थोड़ा सा अगर याद करोगे तो इधर मिस्टर ए का जो एफवीओसी है वो डिपेंड करेगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कल ही मैंने आपको 50C सेक्शन करवाया था, उसके हिसाब से कहने से 1 करोड़ हो जाएगा। अगर अनकोटेड शेयर्स हैं तो मैंने आपको 50CA करवाया था, उसके हिसाब से भी 1 करोड़ हो जाएगा। एंड अगर कोई अदर असेट है तो फिर कहने से 80 लाख ही होगा। और ये वाले केस में तो मिस्टर ए को टैक्स ही नहीं लगेगा कैपिटल गेन्स में। तो याद रखना, आपको कैपिटल गेन्स में टैक्स लगेगा नहीं अगर आपको सामने से कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है तो इफ देर इज नो कंसिडरेशन देर विल बी नो टैक्स। इफ देर इज नो कंसिडरेशन देर विल बी नो टैक्स। अगर कंसिडरेशन ही नहीं है तो टैक्स भी नहीं आएगा। उसके बाद मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक असेट ट्रांसफर किया। अब मिस्टर बी से कंसिडरेशन में तो कुछ भी नहीं आया, नील। तो हमने क्या पढ़ा कि मिस्टर ए को कैपिटल गेन्स में टैक्स नहीं लगेगा, इतना अपन ने ऊपर पढ़ा। अब ये सब हो चुका ट्रांसफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिस्टर बी को असेट मिला और फिर यही असेट मिस्टर बी ने कल उठ के मिस्टर सी को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया और यहां से कंसिडरेशन आया। तो अब ये वाला ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा मिस्टर बी के लिए, टैक्सेबल हो जाएगा। और यहां पे मिस्टर बी को टैक्स कैसे लगेगा, सेम एज पार्टीशन ऑफ HUF। मतलब मिस्टर बी के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो जो मिस्टर ए की कॉस्ट थी वो मिस्टर बी का होल्डिंग पीरियड क्या होगा, मिस्टर ए का होल्डिंग पीरियड और मिस्टर बी का होल्डिंग पीरियड दोनों मिला के चेक करो। वापस से एक्ट के हिसाब से मिस्टर बी को जब से असेट मिला तब से इंडेक्सेशन मिलेगा और मंजुला जे शाह के हिसाब से स्टार्टिंग से इंडेक्सेशन मिलेगा। सो ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ, गिफ्ट। अब अपन दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब अपन दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो है विल। क्या है सेकेंड पॉइंट, विल। अब समझो एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उसके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है प्लस उसके 2 बेटे हैं, छोटा x1 एंड छोटा x2। अब क्या हुआ कि मिस्टर एक्स ने अपनी विल बनाई और विल में लिख दिया क्या कि हाउस प्रॉपर्टी 1 मिस्टर एक्स की डेथ के बाद CX1 को चला जाएगा। अब समझो कि मिस्टर एक्स जो है वो हाउस प्रॉपर्टी 1 किसको दे रहा है, CX1 को दे रहा है। अब ये उन्होंने विल में लिख दिया है, विल में। तो अब मिस्टर एक्स जो है उसकी क्या हो जाती है, डेथ, और मिस्टर एक्स के पास से हाउस प्रॉपर्टी किसको चली जाती है, CX1 को। तो मिस्टर एक्स को क्या बोला गया कि अब तेरा हाथ से ये असेट गया ना, तो मिस्टर एक्स को कोई टैक्स नहीं अंडर कैपिटल गेन्स। मतलब मिस्टर एक्स वैसे भी टैक्स नहीं भरेगा क्योंकि उसकी डेथ हो गई है, बट उसके जो लीगल हायर्स होंगे उनको भी कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अब ये प्रोविजन दिया गया है विल के अंदर, बट तुम समझो कल उठ के अगर CX1 ने यही असेट मिस्टर ए को बेच दिया तो क्या हो जाएगा, तो यहां से कंसिडरेशन आएगा और ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कैसे टैक्सेबल होगा, सेम एज पार्टीशन ऑफ HUF, सेम एज पार्टीशन ऑफ HUF। सो पहला पॉइंट क्या था, गिफ्ट। दूसरा पॉइंट क्या था, विल। तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट इज इररिवोकेबल ट्रस्ट। क्या है बोलो, इररिवोकेबल ट्रस्ट। अब यहां पे 2 चीजें हैं।
एक वर्ड आता है ट्रस्ट और एक वर्ड आता है इररिवोकेबल। ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट, ध्यान से सुनना, ट्रस्ट के केस में कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो आज लोग है ना जिनके पास पैसा ज्यादा है, वो लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा सा दान करते हैं। तो अब समझो कि देव जो है उसके पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग से उसको मंथली रेंट आ रहा है 10 लाख रुपए का। अब देव ने क्या सोचा कि मैं ये 10 लाख रुपया हर महीने दान करना चाहता हूं। तो देव जो है ना उसने बनाया एक ट्रस्ट। अब जो पर्सन ट्रस्ट बनाता है ना उसको हम बोलते हैं ऑथर, फाउंडर या फिर सेटलर। तो देव ने ट्रस्ट बनाया, तो देव यू आर ऑथर और अ फाउंडर। अब ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट आपने क्या किया, आपने यही असेट किसको दे दिया, बोलो, ट्रस्ट को दे दिया। मतलब यू आर ट्रांसफरिंग बिल्डिंग टू अ ट्रस्ट। अब आपने एक पर्सन को इधर रखा, समझो आर्यन को, जो ये मैनेज करेगा ट्रस्ट। तो आर्यन आप बन जाते हो ट्रस्टी। क्या बन जाते हो, ट्रस्टी। मतलब जो पर्सन ट्रस्ट बनाता है उसको हम बोलते हैं ऑथर और फाउंडर, जो चलाता है उसको हम बोलते हैं ट्रस्टी। और आपने ये ट्रस्ट बनाया और आपने ये ट्रस्ट को क्या बोला कि जितने भी लोग सीए कर रहे हैं, मतलब जो भी सीए स्टूडेंट्स हैं, ट्रस्ट आपको इनको हेल्प करनी है। मतलब अभी समझो कि कुछ बच्चे ऐसे जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो ये बच्चे ट्रस्ट के पास जाएंगे, ट्रस्ट उनकी फीस पे कर देगा। सो ये जो सीए स्टूडेंट्स है ना, सीए स्टूडेंट्स, इनको हम बोलते हैं बेनिफिशियरीज। ट्रस्ट के अंदर 3 लोग होते हैं, एक जो ट्रस्ट बनाता है, दूसरा जो ट्रस्ट चलाता है, और तीसरा जिससे ट्रस्ट को बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जो बनाता है उसको हम बोलते हैं ऑथर फाउंडर, जो चलाता है उसको हम बोलते हैं ट्रस्टी, और जिनको बेनिफिट मिलता है उनको हम बोलते हैं बेनिफिशियरीज। अब ये होता है पहले तो ट्रस्ट। अब मिस्टर डी जो है उसने क्या किया, ट्रस्ट को एक असेट ट्रांसफर किया। क्या ट्रांसफर किया, असेट। अब ये जो असेट ट्रांसफर हुआ है ना, ट्रांसफर, ये असेट जो ट्रांसफर हुआ है दैट इज इररिवोकेबल। इररिवोकेबल का मतलब क्या कि देव ने असेट ट्रस्ट को दे दिया और बोल दिया ट्रस्ट अब मैं आपसे लाइफ टाइम के लिए ये असेट कभी वापस नहीं लूंगा। रिवोक नहीं कर सकते आप लोग। रिवोक मतलब क्या, कैंसल नहीं कर सकते ट्रांजैक्शन को। इट इज इररिवोकेबल। मतलब क्या, एक बार असेट दे दिया, इट इज फाइनल, अब असेट हो गया ट्रस्ट का, खत्म। तो इररिवोकेबल ट्रस्ट नहीं होता है। व्हाट इज इररिवोकेबल, इररिवोकेबल इज अ ट्रांसफर। बट आप ट्रांसफर किसको कर रहे हो, ट्रस्ट को। तो इन्होंने 2 वर्ड ऐसे उठाए, एक इररिवोकेबल और एक ट्रांसफर, सॉरी, एक इररिवोकेबल और एक ट्रस्ट। सो इट इज इररिवोकेबल ट्रस्ट। इररिवोकेबल क्या होता है, ट्रांसफर, एंड ट्रांसफर ही कौन है, ट्रस्ट। सो इट इज लाइक कि इररिवोकेबल ट्रांसफर है एंड ट्रांसफर ही इज ट्रस्ट, वैसा है कॉन्सेप्ट। तो अगर कोई भी पर्सन ट्रस्ट को असेट ट्रांसफर करता है विच इज इररिवोकेबल, तो ये ट्रांजैक्शन पे देव आपको कोई टैक्स नहीं आएगा, नो टैक्स। बट देव कल उठ के अगर ट्रस्ट ने ये असेट किसी को बेचा तो ट्रस्ट को टैक्स आएगा। बट ट्रस्ट को टैक्स किस तरह से आएगा ना, वो आपको सिलेबस में नहीं है, वो आप फाइनल में पढ़ोगे। सो 3 चीजें मैंने पढ़ाई। नंबर 1 गिफ्ट, नंबर 2 विल, एंड नंबर 3 इररिवोकेबल ट्रस्ट। अब ये एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, ये चीज ऐड की गई है बाय एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। मतलब ये गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कब होगा, जब इंडिविजुअल एंड एचयूएफ दे रहे तब, बाकी कहीं पे भी नहीं। और ये नीचे जो टैक्सेशन ऑफ ईसॉप है, ये पूरा का पूरा प्रोविजन अब डिलीट हो चुका है, पूरा का पूरा प्रोविजन डिलीटेड है, सिर्फ इतना ही प्रोविजन है अभी। अब ये हो चुका गिफ्ट, विल एंड इररिवोकेबल ट्रस्ट। आया समझ में? नेक्स्ट, अब बहुत इजी इजी नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर है। थर्ड, अगर कोई भी असेट किसने ट्रांसफर किया, बोलो, किसको ट्रांसफर किया,
या फिर सब्सिडरी ने होल्डिंग को किया, इट इज नॉट टैक्सेबल। बट यस, कंडीशन है कि होल्डिंग कंपनी मस्ट होल्ड द होल ऑफ द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, मतलब सारे के सारे शेयर्स होल्डिंग के पास होने चाहिए, मतलब 100% होल्डिंग होना चाहिए। एंड नंबर 2, ट्रांसफरी कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी होना चाहिए, ट्रांसफरी कंपनी। सो ट्रांसफर ऑफ असेट बाय होल्डिंग टू सब्सिडरी एंड सब्सिडरी टू होल्डिंग इज नॉट टैक्सेबल। होल्डिंग कंपनी के पास सारे शेयर्स होने चाहिए एंड ट्रांसफरी इंडियन कंपनी होना चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, होल्डिंग ने असेट दिया सब्सिडरी को, टैक्स नहीं लगेगा। सब्सिडरी ने असेट दिया होल्डिंग को, टैक्स नहीं लगेगा। सोचो कल उठ के सब्सिडरी ने बेचा या होल्डिंग ने बेचा तो टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा? सेम एज पार्टीशन ऑफ HUF, सेम एज पार्टीशन ऑफ HUF। आया समझ में? पूछते नहीं है ये सब कभी। नेक्स्ट, अगर एक पर्सन के पास, बोलो क्या है, नंबर 1 या फिर एंड ये उसने कंपनी को सरेंडर किया और कंपनी ने इसको बदले में क्या दिया है, शेयर्स या डिबेंचर्स। मतलब अब देखो, समझो ये पर्सन के पास एक डिबेंचर था जो इसने 100 रुपए में खरीदा था। अब ये 100 रुपए वाला डिबेंचर ये पर्सन कंपनी को वापस दे रहा है। क्यों? बिकॉज दिस डिबेंचर इज अ कन्वर्टेबल डिबेंचर। कंपनी इसको बदले में 2 इक्विटी शेयर दे रही है। समझो एक इक्विटी शेयर की वैल्यू है 200 रुपीज पर शेयर। तो आपको समझ में आ रहा है ये पर्सन के हाथ से क्या गया, जो कन्वर्टेबल था, बदले में उसको क्या मिला। तो आज उसके हाथ से 100 रुपए का असेट 400 रुपए का असेट, कहने से फायदा हुआ 300 का। तो अब ये पर्सन को क्या बोला कि अभी हम तुझे टैक्स नहीं लगाएंगे। अब तुम देखो ये केस में हो क्या रहा है पता है, तुम्हारे हाथ से एक असेट जा रहा है और दूसरा असेट आ रहा है। ऊपर क्या हो रहा था पता है, एक पर्सन के हाथ से दूसरे पर्सन के हाथ में असेट जा रहा था। यहां पे पर्सन चेंज हो रहे थे अभी तक, यहां पे पर्सन सेम है, असेट चेंज हो रहा है। तो अभी हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे 300 पे। तो कब लगाएंगे टैक्स? जब आप ये शेयर या डिबेंचर बेचोगे तब। अच्छा, ये शेयर या डिबेंचर की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट, तो जो डिबेंचर की कॉस्ट थी वो अपन ने कैसा पढ़ा, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ करंट ओनर, इट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ करंट असेट, इट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस असेट। मतलब वापस से इतना समझ लो, ये सारी टेम्पररी नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर्स है। एट द एंड तो सब टैक्स ही होने वाला है। एंड ये होल्डिंग पीरियड क्या होगा शेयर्स एंड डिबेंचर्स का? तो इट विल बी होल्डिंग पीरियड ऑफ दिस बॉन्ड्स, डिबेंचर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट प्लस होल्डिंग पीरियड ऑफ शेयर्स। शॉर्ट में होल्डिंग पीरियड ऑफ ओल्ड असेट एंड होल्डिंग पीरियड ऑफ न्यू असेट, सबको क्या कर देना, ऐड। बैठ रहा है दिमाग में? बैठ रहा है आपके? अच्छा, उसके बाद तुम्हारे हाथ से क्या गया बोलो, बदले में क्या मिला? तो अभी हम टैक्स नहीं लगाएंगे। तो कब लगाएंगे? जब इक्विटी शेयर बेचोगे तब। इक्विटी शेयर की कॉस्ट क्या हो जाएगी? प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट। इक्विटी शेयर का होल्डिंग पीरियड क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर प्लस इक्विटी शेयर का होल्डिंग पीरियड। बैठा दिमाग में? अब पहले तो यहां पे आ जाओ, 7th पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू EGR एंड वाइस वर्सा। अब आपके पास अगर क्या है बोलो, गोल्ड, तो आपको पता है पहले जैसे शेयर्स है ना, शेयर वो सारे सर्टिफिकेट फॉर्म में होते थे। आपके पास गोल्ड है अभी इन अ फिजिकल फॉर्म, आप क्या करवा सकते हो, इसको कन्वर्ट करवा सकते हो इनटू EGR। शॉर्ट में बोलूं तो इट इज लाइक कन्वर्टिंग योर फिजिकल गोल्ड इनटू अ डीमैट गोल्ड। तो उसके लिए जिस पर्सन के पास आप जा सकते हो ना, उसको हम बोलते हैं वॉल्ट मैनेजर। इसके पास आप अपना गोल्ड लेके जाओ, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स दे देगा। तो आप अपना गोल्ड क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो इनटू अ सर्टिफिकेट फॉर्म, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सो फिजिकल गोल्ड आपके हाथ से गया, अब आपके पास गोल्ड है बट किसमें है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो ये लोग बोल रहे हैं जब गोल्ड कन्वर्ट हो रहा है इनटू, हम टैक्स नहीं लगाएंगे, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से आप फिजिकल फॉर्म में कर रहे हो तो टैक्स नहीं लगाएंगे। तो कब लगाएंगे? जब बेचोगे तब। ये तो सिर्फ आप कन्वर्ट कर रहे हो इसीलिए हम टैक्स नहीं लगा रहे। अब आ रहा है 6th पॉइंट, अमालगमेशन। अब इधर 2 चीजें हैं, ध्यान से सुनना। 2 पॉइंट्स अपने को पढ़ने हैं यहां पे, ध्यान देना। एक,
समझो एक कंपनी है ए लिमिटेड एंड दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड। ये दोनों कंपनी बंद होके एक नई कंपनी बनी सी लिमिटेड। अब ये दो कंपनीज जो बंद हुई इनको हम क्या बोलेंगे? तो इनको हम बोलेंगे अमालगमेटिंग कंपनी। और जो नई कंपनी बनी ना उसको हम क्या बोलेंगे? अमालगमेटेड कंपनी। बराबर? जो कंपनी बंद मर्ज हो रही है उसको हम बोलेंगे अमालगमेटिंग, और जो नई कंपनी बनी उसको हम बोलेंगे अमालगमेटेड। अब अमालगमेशन के वक्त क्या होगा? तो अमालगमेटिंग कंपनी जो है कहने से वो असेट्स ट्रांसफर करेगी टू अमालगमेटेड कंपनी। अमालगमेटिंग कंपनी जो है वो असेट्स ट्रांसफर करेगी टू अमालगमेटेड कंपनी। तो ये जो ट्रांसफर हुआ उस पर हम अभी टैक्स नहीं लगाएंगे। तो कब लगाएंगे? अरे जब अमालगमेटेड बेचेगा तब। आ रहा है समझ में? अच्छा, अब इसी में और एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। समझो ये ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है और बना सी लिमिटेड। अब देव समझो आप ये कंपनी के शेयर होल्डर हो। किसके? तो ए और बी मतलब कौन सी कंपनी हो गई? अमालगा। अब ये जब कंपनी मर्ज होके नई कंपनी बन रही है तो देव आपके हाथ में क्या होगा? शेयर्स होंगे। किसके? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के। तो ये शेयर्स आपके हाथ से चले जाएंगे और आपको बदले में सी लिमिटेड के शेयर्स मिलेंगे। तो देव आपको अभी हम टैक्स नहीं लगाएंगे, जब आप सी लिमिटेड के बेचोगे तब टैक्स लगेगा। बैठ रहा है दिमाग में आप लोगों के? तो ये समझा कि नहीं समझा? तो अमालगमेशन में दो चीजें मैंने करवाई। एक करवाया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी कि अमालगमेटिंग कंपनी अगर अमालगमेटेड कंपनी को कोई असेट ट्रांसफर कर दे तो इट इज नॉट अ ट्रांसफर। एंड दूसरा करवाया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर कि शेयर होल्डर के हाथ में शेयर्स होंगे ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी और उसको बदले में मिलेंगे शेयर्स ऑफ अमालगमेटेड कंपनी। तो अभी टैक्स नहीं लगेगा। आया समझ में? एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिफ्थ पॉइंट, रिवर्स मॉर्गेज करके। क्या ये कॉन्सेप्ट बराबर से समझो। रिवर्स मॉर्गेज समझो कि आर्यन आप अभी सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन। एंड आर्यन जो है ना उसके पास सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी है, इज ओनर ऑफ वन हाउस प्रॉपर्टी, बस और कोई असेट नहीं है आर्यन के पास। एंड अभी आर्यन की कोई इनकम नहीं है समझो, बस उसके पास एक घर है, वो सीनियर सिटीजन है और अभी कहीं पे काम कर नहीं पा रहा है। अब आर्यन है ना, आर्यन क्या कर सकता है यहां पे? आर्यन को अपना घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। तो आर्यन जा सकता है बैंक के पास। किसके पास? बैंक के पास। और बैंक को बोल सकता है कि मैं अपनी हाउस प्रॉपर्टी आपके पास क्या कर रहा हूं? रिवर्स मॉर्गेज करवाना चाहता हूं। क्या करवाना चाहता हूं? रिवर्स मॉर्गेज। अब रिवर्स मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट क्या है कि आर्यन जाएगा बैंक के पास और बोलेगा मैं ये हाउस प्रॉपर्टी का रिवर्स मॉर्गेज करवाना चाहता हूं। इसका मतलब कि मैं ये हाउस प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी रख रहा हूं, बट अंडरस्टैंड इसमें क्या होगा? बैंक है ना आर्यन को बोलेगा तू वो हाउस प्रॉपर्टी में रह, हमें नहीं चाहिए, तू रह। और जब तक आर्यन तू जिंदा है हम तुझे या तो मंथली या तो लमसम अमाउंट दे देंगे। तेरे पास पैसा नहीं है अभी आर्यन, तेरे पास सिर्फ एक घर है, तो हम तुझे हाउस प्रॉपर्टी के बदले में मंथली या तो लमसम अमाउंट दे देंगे। हर एक बैंक के रूल्स अलग अलग होते हैं, तो आप रिवर्स मॉर्गेज सर्च करना गूगल पे, काफी सारी डिटेल्स मिल सकती है आपको। अलग अलग बैंक के अलग अलग रूल्स होते हैं। सो मिस्टर ए ने अगर हाउस प्रॉपर्टी क्या करवाई? मॉर्गेज। तो इधर या तो मंथली या तो लमसम अमाउंट बैंक देगा, आपको नहीं देना है बैंक को। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है? यू टेक अ लोन, प्रॉपर्टी गिरवी रखो, लोन लो और आप ईएमआई भरो। यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे वो लोग बोल रहे हैं आप रहो घर में, हम आपको पैसा देंगे। इट इज अ रिवर्स मॉर्गेज। अब अगर मिस्टर ए को लमसम अमाउंट मिला तो इट्स अ कैपिटल रिसीट फॉर मिस्टर ए। इस पे नो टैक्स अंडर कैपिटल गेन्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा मिस्टर ए को। और अगर उसको मंथली अमाउंट मिला
तो उस पे भी देयर विल बी नो टैक्स अंडर अदर हेड्स, कोई अदर हेड्स में भी टैक्स नहीं। ये चीज उन्होंने सेक्शन 1043 में डाल दी है और ये चीज उन्होंने सेक्शन नंबर 47 में डाल दी है कि अगर आप प्रॉपर्टी का क्या करवा रहे हो, रिवर्स मॉर्गेज करवा रहे हो, आपको या तो मंथली अमाउंट मिल सकता है या तो लमसम, आपको जो भी अमाउंट मिला हम आपको कहीं पे भी टैक्स नहीं लगाएंगे। रिवर्स मॉर्गेज के केस में हम असेसी को बेनिफिट देना चाहते हैं, कोई टैक्स नहीं। अब मिस्टर ए ये प्रॉपर्टी में रहेगा कब तक, जब तक वो जिंदा है तब तक, या तो मंथली अमाउंट रिसीव करेगा या तो लमसम। मेनली आप जितना भी रिवर्स मॉर्गेज सर्च करोगे ना, दिस स्कीम इज ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स। अब क्या हो जाएगा, अब जैसे ही मिस्टर ए की क्या हो जाती है, डेथ, तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी नंबर 1, मिस्टर ए का कोई भी रिलेटिव ऑफ मिस्टर ए या लीगल हायर्स जिसको हम बोलेंगे ऑफ मिस्टर ए, वो बैंक के पास जा सकते हैं और बैंक को क्या बोल सकते हैं कि बैंक आपने मिस्टर ए को कितना पैसा दिया था बताओ, अलोंग विथ इंटरेस्ट, हम सब पे करने के लिए रेडी है। समझो ये लोग ने 20 लाख रुपया बैंक को दे दिया, तो अब बैंक क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी के सारे राइट्स रिलेटिव को दे देगा या लीगल हायर्स को दे देगा। अब समझो कि मिस्टर ए जो है उसने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी 5 लाख में, तो अब ये रिलेटिव है ना, रिलेटिव, उसके लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट, तो एक तो हो जाएगी कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, दैट इज मिस्टर ए 5 लाख रुपया, दूसरा अमाउंट पेड टू बैंक 20 लाख रुपया, ये भी आपकी कॉस्ट हो गई। क्यों, क्योंकि इसके बिना तो आपको प्रॉपर्टी के राइट्स ही नहीं मिलते हैं। और दूसरा चीज, समझो कोई लीगल हायर है नहीं, तो बैंक क्या कर सकता है, बैंक यही हाउस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। बैंक ने ही बेच दिया तो क्या हो जाएगा, बैंक को ही क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अब ये टैक्सेबिलिटी कहां होनी चाहिए ना, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं इस पे टैक्स आना चाहिए अंडर हाउस, सॉरी अंडर कैपिटल गेन्स, और कुछ बोलते हैं अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। इंस्टीट्यूट ने पहले लिखा था कैपिटल गेन्स, फिर इन्होंने लिख दिया सिर्फ टैक्सेबल होना चाहिए, फिर फाइनल और इंटर के दोनों के क्वेश्चंस के आंसर्स अलग अलग, एक जगह कैपिटल गेन, एक जगह लिखा है टैक्सेबल होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जस्ट राइट टैक्सेबल होना चाहिए। मॉड्यूल में कहीं कहीं पे दिखेगा भी कि कैपिटल गेन्स में होना चाहिए, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी क्या कि बिजनेस में भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि बैंक का काम ही है लोन्स देना। तो आप सिर्फ इतना लिख के आओ कि बैंक ने अगर प्रॉपर्टी बेची तो बैंक को क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, खत्म। सो ये आपका रिवर्स मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट है। अब आपकी जितनी भी नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर्स थी ना, वो सारी यहां पे कंप्लीट हो गई। पहला अपन ने पढ़ा लिक्विडेशन, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, गिफ्ट, विल एंड इरिवोकेबल ट्रस्ट, होल्डिंग सब्सिडरी, सब्सिडरी होल्डिंग, transfer of shares, bonds, debentures and deposit certificate and receiving shares and debentures, transferring preference shares and receiving equity shares, amalgamation के दो, gold to EGR and EGR to gold, and last is reverse mortgage। अब आप लोग पहले तो यहां से लिखना स्टार्ट करो, गिफ्ट, विल एंड इरिवोकेबल ट्रस्ट। यस, चलो अब एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर सम्स पे जाते हैं। देखो, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है
वो है एडवांस मनी का। बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है, एडवांस मनी करके कॉन्सेप्ट है। मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं, देखो इधर समझो एक पर्सन है मिस्टर ए, इसने एक असेट परचेज किया जिसकी कॉस्ट 10 लाख थी और ये परचेज हुआ है इन अ ईयर 23। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ एक अग्रीमेंट किया इन अ ईयर 12-13 कि जहां पे वो अपना ये असेट ट्रांसफर करेगा फॉर कंसिडरेशन ऑफ 80 lakhs। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को टोकन दिया था, टोकन एडवांस मनी दिया 2 लाख का और बोला बैलेंस 78 lakhs थोड़े टाइम में मैं अरेंज करके देता हूं। अब हुआ ये कि अगर मिस्टर बी थोड़े टाइम बाद 78 lakhs दे दे किसको, मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए का एफवीओसी हो जाएगा 80 lakhs। लेकिन थोड़े टाइम बाद आके मिस्टर बी बोलता है कि अब मैं डील है ना, डील वो कैंसल करना चाहता हूं। देखो डील कौन कैंसल कर रहा है वो देखो, बायर कैंसल कर रहा है। तो बायर अगर कैंसल करेगा ना तो मिस्टर ए क्या बोलेगा पता है कि अब जो तूने मुझे एडवांस मनी दिया था ना वो भूल जा, वो पैसा मैं क्या कर लूंगा, रिटेन। मतलब ये 2 लाख रुपया अब तू भूल जा। अरे भाई तेरे वजह से मैंने किसी और को प्रॉपर्टी बेची नहीं, तेरे बाद और भी बायर आए थे जो 80 लाख से ज्यादा देने के लिए तैयार थे, तो भी मैंने नहीं बेचा। तो अब तू एक काम कर मिस्टर बी, ये 2 लाख रुपया भूल जा। सो दिस अमाउंट इज फोरफिटेड बाय मिस्टर ए। अब क्वेश्चन आ रहा है ये जो अमाउंट रिटेन हुआ ना, रिटेन उसका क्या करना है अपने को। 2 लाख रुपया अगर रिटेन किया है, 2 लाख रुपया अगर फोरफिट हुआ है, तो वो 2 लाख का क्या करना है वो अपने को सीखना है यहां पे। अब समझो समझो कि मिस्टर ए ने फिर दूसरा अग्रीमेंट किया मिस्टर सी के साथ और समझो ये अग्रीमेंट हुआ ऑन 20th जून 2024 और मिस्टर बी से फाइनली कंसिडरेशन भी आ गया 2 करोड़ का। अब पहले मैं चीज़ें थोड़ा नंबरिंग कर देता हूं ताकि आपको याद रहे कौन सी इवेंट पहले हुई। पहले इसने प्रॉपर्टी खरीदी, अग्रीमेंट किया, एडवांस रिसीव किया, डील कैंसल हुआ, एडवांस रिटेन हुआ, वापस अग्रीमेंट हुआ और कंसिडरेशन आ गया। अब ये एडवांस मनी जो अपन ने फोरफिट किया 2 लाख का, उसका क्या करना है। तो अब देखो प्रोविजन क्या है, एडवांस मनी विच इज रिसीव्ड एंड retained by assessee is to be deducted from cost of acquisition। ये लिखा है सेक्शन नंबर 51 के अंदर कि जो भी एडवांस मनी आप रिसीव करके रिटेन करोगे उसको आपको माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। सो सेक्शन नंबर 51 बोल रहा है कि आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मिस्टर ए को 12-13 में एडवांस मनी मिल गया था। अभी मिस्टर ए तू वो 2 लाख रुपया रिसीव करके रख ले अपने पास, कल उठ के जब भी तू ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा वो टाइम पे जो भी तेरा कॉस्ट होगा ना उसमें से ये 2 लाख माइनस करना। मतलब अब मिस्टर ए को पहले तो कैपिटल गेन्स में टैक्स लगेगा इन अ ईयर 24-25। मिस्टर ए का एफवीओसी क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 करोड़। मिस्टर ए का होल्डिंग पीरियड होगा फ्रॉम 2/3 टू 19th, एक दिन पहले ना, 19th जून 2024। असेट लॉन्ग टर्म है इसीलिए इंडेक्सेशन भी आएगा
मिस्टर ए की कॉस्ट कितनी थी 10 लाख, और उसमें से वो माइनस क्या करेगा, एडवांस मनी 2 लाख रुपए का, 8 लाख रुपया बचा, उसको वो मल्टीप्लाई करेगा बाय CII और डिवाइड करेगा बाय CII। अब तुम देखो ये पूरा जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें ना गवर्नमेंट का हुआ है थोड़ा सा नुकसान। क्या नुकसान हुआ है कि आज मिस्टर ए को ये एडवांस मनी मिला कौन से ईयर में, कहना इसे 12-13 में मिला, बट तुम समझो मिस्टर ए ने उस 2 लाख रुपए पे टैक्स है ना, टैक्स वो भरा इन 24-25, क्योंकि 24-25 में आपकी कॉस्ट 10 लाख नहीं थी, इट वॉज 8, तो आपका गेन बढ़ गया, तो वो 2 लाख रुपए पे टैक्स तो मिला लेकिन लेट मिला। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक नुकसान है कि 12-13 में जो एडवांस मनी रिटेन किया गया था, वही एडवांस मनी को टैक्सेबिलिटी आई कौन से ईयर में, जिस ईयर में प्रॉपर्टी बिका उस ईयर में। अच्छा, थोड़ा सा समझ में आ रहा हो तो मिस्टर ए का भी थोड़ा सा नुकसान तो हुआ है। क्या आप समझो, मिस्टर ए को देखो क्या बोला गया कि 10 में से पहले 2 माइनस कर और जो बचा उसको इंडेक्स कर, यानी से अगर 10 को इंडेक्स करने बोलते और फिर 2 माइनस करने बोलते तो फायदा ज्यादा होता। तो आपको समझ में आ रहा है, ये 2 लाख के ऊपर मिस्टर ए को इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो है ना वो नहीं मिला। सो मिस्टर ए ने, एक नुकसान है मिस्टर ए का कि उसको इंडेक्सेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट का एक नुकसान है क्या, टैक्स लेट मिल रहा है, बट हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये प्रोविजन है, फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल में गवर्नमेंट का और एक नुकसान होने वाला है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, मिस्टर ए है, उसने एक असेट परचेज किया जिसकी कॉस्ट 10 लाख थी इन अ ईयर 2-3, उसने वापस से मिस्टर बी के साथ एक अग्रीमेंट किया इन अ ईयर 12-13, और वहां से उसको एडवांस मिला। फिर मिस्टर बी ने डील कैंसिल कर दी और इसने एडवांस मनी को रिटेन कर लिया। फिर इसने वापस से डील किया विथ मिस्टर सी ऑन 20th जून 2024, और मिस्टर सी से इसको कंसिडरेशन भी आ गया 2 करोड़ का। ऊपर वाले केस में और ये वाले केस में सिर्फ एक ही चेंज, यहाँ पे एडवांस मनी अपन ले रहे 13 लाख रुपया। अब पहले तो अपन नंबरिंग कर देते हैं कि मिस्टर ए ने पहले घर खरीदा, अग्रीमेंट किया, एडवांस आया, डील कैंसल हुआ, एडवांस रिटेन हुआ, वापस अग्रीमेंट हुआ और कंसिडरेशन आ गया। अब तुम समझो मिस्टर ए जो है उसको क्या लग जाएगा, टैक्स लगेगा अंडर कैपिटल गेन्स इन अ ईयर 24-25। व्हाट विल बी FVOC ऑफ मिस्टर ए, तो FVOC हो जाएगी 2 करोड़। मिस्टर ए का होल्डिंग पीरियड क्या होगा, 2-3 से लेके 19 जून 24। असेट लॉन्ग टर्म है इसीलिए इंडेक्सेशन भी मिलेगा उसको, बट पहले तो उसकी कॉस्ट कितनी है 10 लाख, एडवांस मनी कितना है 13 लाख, अपन माइनस कितना करेंगे 10, रिवाइज्ड कॉस्ट क्या हो गई नहीं। तो अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो ये वाले केस में गवर्नमेंट का और एक नुकसान हुआ। देखो एक नुकसान क्या था पता है गवर्नमेंट का, कि उनको टैक्स लेट मिल रहा था। यहां पे गवर्नमेंट का और एक नुकसान हुआ क्या, कि इफ एडवांस मनी इज मोर देन योर कॉस्ट, कहने से वो 3 लाख रुपए पे देखो गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिला है। 3 लाख रुपए पे टैक्स ही नहीं मिला ना, जब एडवांस मनी आपका 13 लाख है, आप 10 लाख ही माइनस कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया 3 लाख पे टैक्स ही नहीं मिला, तो 3 लाख पे टैक्स गया।
तो ये गवर्नमेंट का दूसरा नुकसान है। पहला नुकसान, गवर्नमेंट को टैक्स लेट मिल रहा है। दूसरा नुकसान, इफ एडवांस मनी इज मोर देन कॉस्ट, देन ऑन एक्सेस एडवांस मनी गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं मिलेगा। चलो, गवर्नमेंट का तीसरा नुकसान, ये गवर्नमेंट का तीसरा नुकसान है, इसमें ध्यान से समझना सब लोग। समझो मिस्टर ए है, उसने एक असेट परचेस किया इन अ ईयर 2-3 जिसकी कॉस्ट 10 लाख थी। मिस्टर ए ने एक अग्रीमेंट किया, किसके साथ? मिस्टर एक्स के साथ, इन अ ईयर 6-7। यहां से उसको एडवांस मिला 4 लाख का। मिस्टर एक्स ने ये डील कैंसल कर दी और इसने एडवांस मनी को रिटेन किया। फिर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को यह असेट ट्रांसफर कर दिया बाय अ वे ऑफ गिफ्ट इन अ ईयर 7-8। मतलब मिस्टर बी ने इसको कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया है, बराबर। फिर मिस्टर बी ने मिस्टर वाई के साथ एक अग्रीमेंट किया इन अ ईयर 12-13। मिस्टर वाई ने इसको एडवांस दिया 3 लाख का। मिस्टर वाई जो है उसने भी डील कैंसल कर दी और मिस्टर बी जो है उसने एडवांस मनी रिटेन किया और फिर मिस्टर बी ने मिस्टर सी को असेट ट्रांसफर किया और मिस्टर सी से इसको कंसिडरेशन भी आ गया 2 करोड़ का। असेट ट्रांसफर हुआ है 20 जून 2024। पहले अपन नंबरिंग कर देते हैं। इसने पहले असेट खरीदा, अग्रीमेंट हुआ, एडवांस आया, डील कैंसल हुआ, एडवांस रिटेन हुआ, असेट गिफ्ट दिया गया, मिस्टर बी ने अग्रीमेंट किया, एडवांस आया, डील कैंसल हुआ, एडवांस रिटेन हुआ, वापस से अग्रीमेंट हुआ और डील हो चुका। पहले तो इधर टैक्स किसको लगेगा? तो टैक्स कहने से मिस्टर बी को लगेगा। ए ने तो गिफ्ट दिया ना, तो बी को टैक्स लगेगा इन अ ईयर 24-25। चलो, पहले तो बी के लिए एफवीओसी क्या? 2 करोड़। अब मिस्टर बी के लिए होल्डिंग पीरियड क्या होगा? होल्डिंग पीरियड, इसको गिफ्ट मिला और इसने बेचा है, यस, 2-3 से लेके 19th June 24, that is holding period of previous owner plus holding period of current owner. Who is previous owner? Mr. A. Who is current owner? Mr. B. तो असेट क्या बन चुका है? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। अब मिस्टर बी की कॉस्ट क्या होगी? मिस्टर बी के लिए कॉस्ट, कैन आई से इट विल बी कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, और प्रीवियस ओनर की कॉस्ट कितनी है? 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया कॉस्ट है प्रीवियस ओनर की। अभी सुनो, अभी अपने को क्या माइनस करना पड़ेगा? एडवांस मनी। क्वेश्चन है कितना एडवांस मनी माइनस करेंगे? 4 लाख, 3 लाख, 7 लाख, कितना एडवांस मनी लेस करेंगे? 3 लाख। पहले का 4 लाख नहीं, तो इधर से कितना माइनस होगा? सिर्फ 3 लाख ही माइनस होगा। तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओ, शायद है ना मिस्टर ए बी को तो पता भी नहीं होगा कि मिस्टर ए को एडवांस मिला है, क्योंकि वो तो सिर्फ असेट दे रहा है, असेट के साथ साथ थोड़ी पैसा भी देगा। तो ओनली दी एडवांस मनी विच इज रिसीव्ड बाय असेसी
इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम योर कॉस्ट। और ये हो गया 7 लाख, और ये 7 लाख को अब आप इंडेक्स करोगे तो इंडेक्सेशन के अंदर दो चीजें आएगी, या तो एज पर एक्ट कर सकते हो तुम, या तो एज पर मंजूला जेशा। तो एक्ट के हिसाब से कब तक मिलेगा इंडेक्सेशन? 7-8 से लेके मिलेगा, 7-8 टू 24-25, और इधर आपको 2-3 से 24-25। इसमें तुम्हें समझ में आया? गवर्नमेंट का और एक नुकसान हो गया, क्या? टैक्स ही नहीं मिला 4 लाख पे। ये 4 लाख पे टैक्स ही नहीं मिला। गवर्नमेंट का पहला नुकसान क्या था पता है? गवर्नमेंट को टैक्स लेट मिल रहा था। गवर्नमेंट का दूसरा नुकसान क्या था? एक्सेस अमाउंट पे टैक्स ही नहीं मिल रहा था। और गवर्नमेंट का तीसरा नुकसान कि इफ एडवांस मनी इज फोरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर, तो उस पर गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिलेगा। और इसी रीजन के वजह से गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन को चेंज कर दिया। ये प्रोविजन उन्होंने रखा है अप टू 31 मार्च 2014। और इसीलिए तुम देखो मेरे क्वेश्चन में जितनी भी इयर्स थे वो सब 2014 के पहले फोरफिट करवाए थे मैंने। ऑन और आफ्टर 1/4/14 एडवांस मनी विच इज रिसीव्ड एंड रिटेन्ड बाय असेसी, बहुत सिंपल प्रोविजन, is taxable under income from other sources। खत्म। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या कर दिया? टैक्सेबल। आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स लग जाएगा, खत्म हो गई बात। नहीं कर पाएंगे ना अभी, खत्म। पर कौन सा एडवांस? जो अभी 1/4/14 के बाद मिलेगा। तुम्हें ओल्ड प्रोविजन भी पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें एडवांस पहले मिला है तो कॉस्ट में से कम होगा, और अभी मिला तो फिर अदर सोर्स में टैक्सेबल। और अब गवर्नमेंट के जितने भी प्रॉब्लम्स थे या जितने भी नुकसान थे वो सब गए। आपको एडवांस 13 लाख मिला, अभी कितने पे टैक्स आ जाएगा? 13 लाख पे। अगर एडवांस जिस साल में फोरफिट हुआ, कहने से उसी साल में टैक्स आ जाएगा अभी। तो गवर्नमेंट के वो जो नुकसान थे, गवर्नमेंट को जो लॉस हो रहा था, प्रोविजन अमेंड करके उन्होंने सब कुछ हटा दिया। प्रोविजन इतना ही है कि एडवांस अगर फोरफिट हुआ है तो डेट देखनी है कब। अगर फोरफिट 31 मार्च 14 तक हुआ है तो कॉस्ट में से कम करो, 1/4/14 ऑनवर्ड्स अदर सोर्स में टैक्सेबल करो, खत्म। समझा? तो ये आपका एडवांस मनी का प्रोविजन है। चलो कॉन्सेप्ट लिखो और तीनों एग्जांपल्स लिख लो आप लोग।